चलो एग्रोनॉमी में शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। देखो एग्रोनॉमी, ये जो शब्द है ना एग्रोनॉमी, इसमें दो ग्रीक भाषा के वर्ड हैं, ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं। वो दो ग्रीक भाषा के शब्द कौन से हैं? एक तो है एग्रोस और दूसरा है नोमोस। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, अब तो एग्जाम में आना मतलब मजाक जैसा है। कोई एग्जाम में पूछ ले तो उस एग्जामिनर पर ही सवाल उठा देगा कि ये भी कोई पूछने की चीज़ है, क्यों पूछ रहे हो। तो एग्रोस का मतलब क्या होता है? फील्ड, लेकिन फिर भी पढ़ लो क्या जा रहा है। और नोमोस का मतलब होता है टू मैनेज, फील्ड को मैनेज करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है कि भाई फील्ड को मैनेज करना ही एग्रोनॉमी कहलाता है, इसमें बहुत सारे अपने प्रिंसिपल्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि पूरा की पूरा क्रॉप मैनेजमेंट हमको करना है, क्रॉप को स्टडी करना है, कैसे फसल उगाई जाती है, क्या सारी उसके अंदर चीज़ें रहती हैं, कौन कौन सी टेक्निक उसके अंदर यूज़ की जाती है, वो सब कुछ, ठीक है। उसको डिफाइन करें तो एग्रोनॉमी बहुत बड़ी है, अलग अलग 10 तरह की डेफिनेशन आप बना सकते हो एग्रोनॉमी के ऊपर। एक और पॉइंट, भाई एग्रोनॉमी के फादर किसको कहा जाता है? फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी का फादर कहा जाता है पीटर डेक्रीसेंजी। क्यों कहा जाता है भाई इनको फादर? ऐसा माना जाता है कि भाई ये सबसे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एग्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं और बहुत सारे लिटरेचर्स जो हैं वो कलेक्ट किए थे। इनकी एक किताब है, किताब का नाम है ओपस रूरेलियम कामोधर्मा, ओपस रूरेलियम कामोधर्मा। इसके अंदर इन्होंने बहुत सारे जो हैं एग्रोनॉमी से रिलेटेड लेक्चर्स हैं वो कलेक्ट किए थे। इसलिए मतलब कह सकते हैं कि एग्रोनॉमी के बारे में अगर शुरुआती दौर पर जब एग्रोनॉमी की शुरुआत हुई होगी कि भाई एग्रोनॉमी क्या है, कैसे इसका मैनेजमेंट करना है, कैसे प्रिंसिपल्स, क्या सिद्धांत होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन के, फील्ड मैनेजमेंट के, वो सारी चीज़ें जो सारे इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहली बार इन्होंने ही अपनी इस बुक के अंदर मेंशन किए थे। इसलिए बताया जाता है कि भाई यही है वो जिनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। कलेक्टेड मैनी लिटरेचर्स इन दिस बुक, ठीक है। तो आप तो बस खाली ये किताब का नाम याद रखें, ओपस रूरेलियम कामोधर्मम। किसकी किताब थी ये? पीटर डेक्रीसेंजी की किताब थी, जिनको फादर ऑफ एग्रोनॉमी कहा जाता है। यही लिख लें। एक और एग्रोनॉमी से रिलेटेड है कि भाई इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी ये कब एस्टेब्लिश हुई थी और कहां पर है ये? द इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, द इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी, ये इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी ये आपका न्यू दिल्ली जो IARI है ना उसी कैंपस के अंदर है। तो इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका न्यू दिल्ली में है और ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1955 में। एक आपने जनरल सुना होगा इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी, वो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी यहीं से पब्लिश होती है। पब्लिश अ जनरल, ये एक जनरल पब्लिश करती है, नेशनल लेवल की जनरल है, उसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी। तो ये इंडियन जर्नल ऑफ एग्रोनॉमी, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी न्यू दिल्ली जो कि 1955 में एस्टेब्लिश हुई थी, उससे पब्लिश होती है, उसके द्वारा पब्लिश होती है। चलो अब बात करते हैं हम लोग क्रॉप के क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, देखो यहां पर क्लासिफिकेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब बहुत सारे आधार हैं, अलग अलग बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि जो क्रॉप का क्लासिफिकेशन है वो है
बॉटनिकल डिस्क्रिप्शन के आधार पर, उसकी बॉटनी के आधार पर। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे बॉटनिकल क्लासिफिकेशन। बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। अब बॉटनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप में क्या देखा जाता है? बेसिकली इसमें देखा जाता है फ्लावर का स्ट्रक्चर और प्लांट के पार्ट्स, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी सिमिलरिटीज़ हैं उनको अलग रख दिया, जिन प्लांट्स के अंदर सिमिलरिटी नहीं है उनको अलग रख दिया। इस तरह से चीज़ें देखी जाती हैं। आपको अगर मैं प्लांट की बात करूं तो आपने ये पूरा जो पैटर्न है टैक्सोनॉमी का वो आपने सुना होगा। जैसे कि अगर मैं लोअर की बात करूं, अगर मैं शुरुआत करूं तो भाई एल्गी से इसकी शुरुआत होती है। एल्गी को कहा जाता है लोअर प्लांट। इनके अंदर कोई वैस्कुलर टिश्यू नहीं होते, जैसे जाइलम फ्लोएम कुछ नहीं होता इनके अंदर। एल्गी के बाद फिर इनसे ज़्यादा ऊपर की जो कैटेगरी वाले प्लांट होते हैं उनको कहा जाता है ब्रायोफाइट। उनको कहा जाता है ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट के बाद फिर आते हैं अपने टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट ये सबसे पहले ऐसे प्लांट हैं जो ज़मीन के ऊपर टेरेस्ट्रियल लैंड में पाए जाने लगे। एल्गी बिना पानी के रह ही नहीं सकते, ब्रायोफाइट बिना पानी के नहीं रह सकते, टेरिडोफाइट ये पानी के बिना रह सकते हैं। तो ये सबसे पहले ऐसे माने जाते थे जो लैंड प्लांट से ज़मीन के ऊपर पाए गए। टेरिडोफाइट्स में फिर और इम्प्रूवमेंट हुआ, इससे बने आपके जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बाद फिर अपने बने लास्ट में एंजियोस्पर्म। ये जो एंजियोस्पर्म है इन्हीं को कहा जाता है हायर प्लांट्स। इनको क्या कहा जाता है? हायर प्लांट्स है। सबसे टॉप मोस्ट के जो प्लांट होते हैं वो यही हैं, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म से ऊपर कोई कैटेगरी होती ही नहीं है। तो सबसे लोअर प्लांट माने जाते हैं एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर उसके बाद आते हैं आपके एंजियोस्पर्म। ध्यान रखना ये सब की सब क्या है आपके, ये जितने भी मैंने आपको बताया ये सब आपके प्लांट्स हैं। तो ये प्लांट्स की कैटेगरी में आते हैं। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये हायर प्लांट्स हैं। हमारी ऑलमोस्ट जितनी भी क्रॉप है, ऑल दी क्रॉप्स, जितनी भी क्रॉप्स हम पढ़ते हैं वो सभी क्रॉप क्या है आपकी? एंजियोस्पर्म है। सब क्या है आपकी? एंजियोस्पर्म है। और इस एंजियोस्पर्म को फिर हमने दो क्लासेस में बांट दिया है। इसको हमने डिवाइड किया है टू क्लासेस में, डिवाइड इनटू टू क्लासेस। दो क्लासेस में इनको हमने बांटा है। एक है मोनोकॉट और दूसरी है डाइकॉट। ठीक है, अब ये मोनोकॉट और डाइकॉट ये बेसिकली उसके सीड स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। कोट का मतलब होता है कॉटिलिडन, मोनो का मतलब होता है एक। ऐसा सीड जिसके अंदर एक कॉटिलिडन पाया जाता है उसको मोनोकॉट कह देते हैं। डाइकॉट, डाई का मतलब होता है दो, कॉट का मतलब होता है कॉटिलिडन। ऐसा सीड जिसके अंदर दो कॉटिलिडन पाए जाते हैं उसको डाइकॉट कह देते हैं। तो जो एंजियोस्पर्म है उसको दो क्लासेस में बांटा गया है, मोनोकॉट और डाइकॉट में। तो मोनोकॉट वाले कौन से हैं और डाइकॉट वाले कौन से हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मोनोकॉट की। यूजुअली एक नॉर्मल तरीका मैं आपको बताऊं मोनोकॉट को पहचानने का तरीका, हालांकि ये जो तरीका है वो हर जगह काम नहीं करता, लेकिन फिर भी बिल्कुल नॉलेज नहीं है, हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई ये प्लांट सामने वाला है ये मोनोकॉट है कि डाइकॉट है, हमें बिल्कुल नहीं मालूम। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी कि भाई कुछ तो बताओ, अंदाजा तो लगा सके एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट होने के नाते। तो बड़ा सिंपल सा मैं आपको बता दूं, डाइकॉट मतलब ये हर जगह काम नहीं करता। मैं फिर भी कह रहा हूँ इस चीज़ को परफेक्ट मत मान लेना कि भाई ऐसा हर जगह आप अप्लाई कर दो। सिर्फ एक बता रहा हूँ मैं आपको एक मोटा मोटी कि ऐसा आप कर सकते हो अगर आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो। जिन प्लांट्स के अंदर लकड़ियों का फॉर्मेशन होता हो, जैसे कि जो भी आपके टॉल प्लांट्स हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज वगैरह हैं, वो मोस्टली आपके डाइकॉट में आते हैं। ठीक, और जो बेसिकली अपने शॉर्ट छोटे प्लांट्स होते हैं, आपके पतले प्लांट्स होते हैं, उनमें लकड़ियां नहीं बनती, वो बेसिकली अपने मोनोकॉट में रहते हैं। अब लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि डाइकॉट वाले प्लांट छोटे या पतले नहीं होते। डाइकॉट में भी बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनमें लकड़ियां नहीं बनती। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ एक मोटा मोटी तरीका है। अगर आपको नहीं पता कि कोई भाई प्लांट लगा हुआ है, आपसे पूछे कि बताओ ये मोनोकॉट है डाइकॉट है, तो आप देख लो कि इसके अंदर अगर वुड फॉर्मेशन हो रहा है, लकड़ी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो आप अंदाजा मार दो कि ये डाइकॉट है। 95% चांसेस हैं कि वो आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ है, उसको आप वैसे मत मान लेना कि सर ने बताया तो वही होगा। ये हर जगह लागू नहीं होता। ये सिर्फ मैं अपना एक नज़रिया बता रहा हूँ कि ऐसा मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। जिसमें लकड़ी बन रही हो कह दो कि वो डाइकॉट है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसमें लकड़ी नहीं बन रही वो डाइकॉट नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्लांट भी है जिनमें लकड़ियाँ नहीं बनती, वुड फॉर्मेशन नहीं होता, फिर भी वो डाइकॉट होते हैं।
तो पहले हम बात करते हैं मोनोकॉट। अब यहाँ पर जो मोनोकॉट है इसमें अपन लोग बात करेंगे फैमिली के बेसिस पर कि मोनोकॉट के अंदर कौन कौन सी फैमिली आती है। सबसे पहली फैमिली का नाम है ग्रेमिनी। ग्रेमिनी फैमिली, ग्रेमिनी फैमिली को पोएसी फैमिली भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस ग्रेमिनी फैमिली में, पोएसी फैमिली में कौन से आते हैं? ऑलमोस्ट सभी सीरियल्स, जितनी भी सीरियल्स क्रॉप है। अब आप कहोगे सर सीरियल्स क्रॉप क्या है? अभी बता देंगे। तो ऑलमोस्ट सभी सीरियल्स क्रॉप, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, बार्ले हो गया, मेज हो गया, सौरगम हो गया, ठीक है। और फिर अपना राई आ जाओ, और अपने मिलेट्स वगैरह में जैसे अपना बाजरा हो गया, ठीक है। ट्रिटिकेल हो गया, नहीं सॉरी ट्रिटिकल ये उसमें थोड़ा, ट्रिटिकल सीरियल में आता है, ट्रिटिकल की फैमिली तो अलग है, ठीक है। तो ये हो गया आपके ऑलमोस्ट सभी सीरियल्स क्रॉप। इसके अलावा और भी अगर हम बात करें तो कुछ अपने अदर क्रॉप भी हैं, जैसे कि इसमें अपना शुगर केन भी आता है। शुगर केन की फैमिली भी कौन सी है आपकी? ग्रेमिनी ही है। इसके अलावा कुछ ग्रासेस हैं, जैसे कि सुडान ग्रास, ये भी अपनी ग्रेमिनी फैमिली में आती है। फिर उसके बाद हम देखें एक और फैमिली है, लिलिएसी फैमिली। लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली में आते हैं आपके प्याज और लहसुन, ऑनियन एंड गार्लिक, ठीक है। तो ये दो फैमिली तो आप याद रखो किसमें? मोनोकॉट में। और भी बहुत सारी फैमिली आती होंगी, लेकिन आपके पर्पस से, आपके मतलब से ये दो फैमिली, ग्रेमिनी है जिसको हम पोएसी भी कहते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सभी सीरियल्स क्रॉप, और एक शुगर केन, सुडान ग्रास, ये भी आ जाते हैं। लिलिएसी और बाकी के जो कुछ इसमें मैंने एक्सेट्रा लिख दिया है, पूरे नहीं लिखा है, बाकी के जैसे जैसे क्रॉप पढ़ते जाएंगे तो अपने आप उनकी फैमिली सब आती जाएगी। लिलिएसी में आपका ऑनियन एंड गार्लिक है, जो कि अपने फील्ड क्रॉप में है नहीं, एग्रोनॉमी में नहीं है, इसको हॉर्टिकल्चर वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आते हैं अपन डाइकॉट पे। तो नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं, अब चलते हैं सीधे डाइकॉट के ऊपर। डाइकॉट का मतलब ऐसे सीड जिनके अंदर दो कॉटिलेडन पाए जाते हैं, उनको डाइकॉट कहते हैं। अब डाइकॉट के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर फैमिली है वो है लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लेग्यूमिनेसी और पल्सेस, इनमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। वो समझते हैं कि लेग्यूमिनेसी मतलब वो पल्सेस ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेग्यूमिनेसी एक अलग चीज़ है, पल्सेस एक अलग चीज़ है। पल्सेस किसे कहा जाता है, लेग्यूमिनेसी किसे कहा जाता है, ये सारी बातें बताएंगे। लेग्यूमिनेसी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जितनी भी लेग्यूमिनस क्रॉप है इनके अंदर रूट नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है, और वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ, और वहां पर फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके उसको फिक्स कर लेते हैं, अपने प्लांट के लिए अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसे कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो लेग्यूमिनस का या लेग्यूमिनेसी फैमिली में जितने भी क्रॉप आते हैं वो सब की सब आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एक को छोड़ करके, वो है आपकी राजमा। राजमा अकेली ऐसी लेग्यूमिनस क्रॉप है या पल्सेस क्रॉप है जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होता, ठीक है। तो लेग्यूमिनेसी क्रॉप का मतलब हो गया, सिंपल सी बात, लेग्यूमिनेसी वो फैमिली है, इसका मतलब होता है सीधी सी बात कि इनके रूट नोड्यूल्स बनते हैं, इनकी रूट में रूट नोड्यूल्स बनते हैं, जिनके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके। तो लेग्यूमिनेसी क्रॉप में अपने ऑलमोस्ट सभी, ऑलमोस्ट ऑल दी पल्सेस क्रॉप, जितनी भी पल्सेस क्रॉप है वो, और कुछ ऑयल सीड क्रॉप भी इसके अंदर आती हैं, कुछ ऑयल सीड क्रॉप भी इसी में आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पर, तो पिजन पी हो गया आपका, ठीक है, चिक पी हो गया, ग्रीन ग्राम हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया, ठीक है, लेंटिल हो गया, लेथायरस हो गया, फील्ड पी हो गया, पी या पी फील्ड पी जो भी कहें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर हॉर्स ग्राम हो गया, ठीक है, और भी काफ़ी सारी पल्सेस हैं। ऑयल सीड में अगर हम बात करें तो सोयाबीन हो गया, ग्राउंड नट हो गया, ये दो मेजर ऐसी क्रॉप हैं जो ऑयल सीड में आती हैं, लेकिन होती कौन सी है, वो लेग्यूमिनेसी में आती है। इसके अलावा और देखो लिनेसी, लिनेसी में आता है आपका फैक्स, ये वाली क्रॉप आती है। इसके अलावा एक क्रॉप है आपकी मालवेसी,
ये मालवेसी फैमिली में आता है आपका कॉटन। इसके अलावा एक और है आपका जैसे कि सोलेनेसी। सोलेनेसी में आता है आपका टोबैको, ठीक है। और देखो भाई एक और लिखो आपकी, एक है पिडेलेसी। पिडेलिएसी, पिडेलेसी में आती है आपकी जो तिल है सीसेमम इंडिकम, सीसेमम, ठीक है, पिडेलेसी में। एक आपकी कंपोजिटी, ये कंपोजिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट फैमिली है। इसके अंदर आता है सनफ्लावर, सैफफ्लावर, सनफ्लावर और आपका सैफफ्लावर। अच्छा एक मैंने भी आपको बताया था ना, बकबीट एक होता है आपको, बकबीट जो आता सीरियल्स में है लेकिन उसकी फैमिली पॉलीगोनेसी है, उसको भी बताएंगे। तो ये आपकी जो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिलीज हैं जो डाइकॉट के अंदर आती हैं। और भी बहुत सारी क्रॉप है, उनकी फैमिली जब वो क्रॉप आती जाएंगी उनके साथ में आपको मिल जाएंगी। ये भी मैं सिर्फ आपको एक बेसिक बता रहा हूं। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या है भाई, बेसिस क्लासिफिकेशन का इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द क्रॉप, क्रॉप का क्लासिफिकेशन उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पर। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पर। जैसे कि एक है सीरियल क्रॉप, ठीक है, जितनी भी फसलें जिनको हम एज अ सीरियल्स की तरह यूज कर रहे हैं, अनाज की तरह पर यूज कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं क्या, सीरियल्स क्रॉप। जैसे कि वीट अपना आ जाएगा इसमें, राइस अपना आ जाएगा इसमें, ठीक है, सोरगम आ जाएगा इसके अंदर, बाजरा आ जाएगा इसके अंदर, मेज आ जाएगा इसके अंदर, बारले आ जाएगा इसमें, ट्रिटिकेल इसके अंदर आ जाएगा, पॉलीगोनोसी सॉरी बकवीट इसके अंदर आ जाएगा, बकवीट आ जाएगा। अब देखो बकवीट में याद रखना, बकवीट इसको फाल्स सीरियल्स भी कहा जाता है। बकवीट है तो सीरियल्स क्रॉप, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बकवीट अपना ग्रेमिनी फैमिली में हो। बकवीट जो है इसकी फैमिली अलग है, इसकी फैमिली है पॉलीगोनेसी, इसकी फैमिली क्या है, पॉलीगोनेसी, ठीक है। ये सीरियल्स क्रॉप हो गई अपनी। और भी काफी सारी हो सकती हैं, ओट लिख लो, ओट है, राई है, ये सब किस में आती हैं, सीरियल्स फैमिली में आती हैं। फिर आती है अपनी पल्स क्रॉप, पल्स क्रॉप। अब देखो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं, बच्चे समझते हैं कि जो लेग्यूमिनस क्रॉप है वो आपकी पल्सेस है। ये ठीक है, काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं। जैसे हम कहें सोयाबीन है, तो सोयाबीन भी आपकी लेग्यूमिनेसी फैमिली में आती है, लेकिन क्या सोयाबीन पल्सेस क्रॉप है, नहीं है। पल्सेस का मतलब होता है दलहनी फसलें, जिनका यूज़ हम बेसिकली दाल के तौर पे करते हैं। घर में दाल बनती है ना, तो अलग अलग तरह की दाल बनाई जाती है, अरहर की दाल बनाई जाती है, मूंग की दाल बनाई जाती है, उड़द की दाल बनाई जाती है, अलग अलग तरह की दाल, मसूर की दाल बनाई जाती है। तो वो जो दाल के तौर पे यूज़ किया जाता है बेसिकली उनको कहा जाता है पल्स क्रॉप, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, दाल के तौर पर यूज़ करना, इसलिए उसको पल्स क्रॉप में आ जाता है वो। तो पल्सेस क्रॉप, ठीक है। तो ध्यान रखना जितनी भी अपनी लेग्यूमिनेसी वाली क्रॉप है, ज़रूरी नहीं है कि सभी लेग्यूमिनस वाली क्रॉप पल्सेस क्रॉप हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपका मैंने बताया ग्राउंडनट हो गया, ग्राउंडनट आपका ऑयल सीड क्रॉप है, लेकिन वो है फैमिली उसकी लेग्यूमिनेसी है। और आपका ये सोयाबीन है, सोयाबीन आपकी फैमिली लेग्यूमिनेसी है, लेकिन वो पल्सेस है नहीं, वो तो ऑयल सीड है। इसलिए इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, सभी लेग्यूमिनस क्रॉप पल्सेस नहीं होती हैं। तो पल्सेस में अपना देख लो, पल्सेस में आती हैं लाइक चिकपी है, पिजन पी है, ग्रीन ग्राम है, ब्लैक ग्राम है, लेंटिल है, लेथायरस है, जिसको हम लोग कहते हैं खेसरी दाल। हालांकि इस खेसरी दाल को ज़्यादातर तौर पर खाया नहीं जाता, लेकिन अब कुछ वैरायटी खेसरी दाल की आने लगी है जो एडिबल हो गई हैं। क्यों नहीं इसको खाया जाता, क्योंकि खेसरी दाल के अंदर एक टॉक्सिक पाया जाता है, न्यूरोटॉक्सिक, जिसको कहते हैं बोआ, BOAA। ये जो खेसरी दाल है इसके अंदर एक न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है जो आपके शरीर को पैरालिसिस कर सकता है। और टॉक्सिक का नाम क्या है, बोआ, BOAA। ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका जो फुल फॉर्म है वो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो फुल फॉर्म आपको याद करने की जरूरत है, आप खाली इतना याद रखो BOAA। ये बोआ एक टॉक्सिन है, ऐसा टॉक्सिन जो हमारे नर्वस सिस्टम को असर कर सकता है। तो मोस्टली केसेस में तो लेथायरस जो होती है, लेथायरस सटाइवस, पूरा नाम है इसका लेथायरस सटाइवस,
तो ये जो लेथायरस सटाइवस है, खेसरी दाल जिसको हम कहते हैं, वो खाई नहीं जाती, लेकिन कुछ वेराइटीज अब इसकी ऐसे आने लगी है जिनके अंदर न्यूरोटॉक्सिन को बहुत कम कर दिया है, तो वो एडिबल हो चुकी हैं। तो खेसरी दाल खाई भी जाती है और नहीं भी खाई जाती, लेकिन फिर भी लोगों को में डर रहता है कि भाई क्यों खाएं, ऐसी क्या हमारी अटकी जा रही है कि नहीं हम खेसरी दाल ही खाएंगे, और भी बहुत सारी दालें उनको खाएं। इसलिए एक बार कहते हैं कि भाई इसी चीज़ में अगर प्रॉब्लम आ गई है तो उसको, अब ये खेसरी दाल है, ये बदनाम है, न्यूरोटॉक्सिन के कारण बदनाम है। अब इस बदनामी को दूर, बहुत लंबा समय लग जाएगा इसको ये बदनामी हटाने के लिए। अच्छी अच्छी वैरायटी बन जाएंगी जिनके अंदर बिल्कुल भी न्यूरोटॉक्सिन नहीं होगा, फिर भी लोग डरेंगे खाने से कि खाएं या नहीं खाएं। तो एडिबल है भी और नहीं भी है। इसके अलावा फ्रेंच बीन है, ठीक है। फ्रेंच बीन के अलावा अपना और कौन सी है, बस हो गए। मॉथ बीन लिख लो, मॉथ बीन है और हॉर्स ग्राम है, ठीक है। ये सब क्या है, अपनी दाल के तौर पर यूज की जाती है, पल्सेस क्रॉप में आती है। फिर अपना थर्ड कैटेगरी कौन सी है, ऑयल सीड की। ऑयल सीड क्रॉप, ऑयल सीड मतलब तिलहनी फसलें जिनका हम तेल निकाल लेते हैं। जैसे आप लोग क्या हो मेरे लिए, तिलहनी फसलें हो, मैं आप लोगों का क्या निकालने वाला हूँ, तेल निकालने वाला हूँ। ऑफलाइन क्लासेस होती तो कुछ ज़्यादा अच्छा तेल निकालने में मज़ा आता। तो आप सब क्या हो मेरे लिए, मेरी तिलहनी फसलें हैं, आप लोगों का तेल निकाला जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। लेकिन बहुत सारे बच्चे कई बार टीचरों का भी तेल निकाल देते हैं, तो तेल तो मेरा भी निकल रहा है। मैं आपके लिए तिलहनी फसलें हूँ और आप मेरे लिए तिलहनी फसलें हैं, ठीक है। तो आपका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस मेरे लिए क्या है कि आप में से तेल निकलेगा और मेरे में से भी तेल निकलेगा, क्योंकि मैं आपके लिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बन गया। तो ऑयल सीड क्रॉप मतलब जिनमें से तेल निकाला जाता है वो ऑयल सीड क्रॉप है। जिसमें अगर अपन बात करें तो आती है आपकी ग्राउंडनट, ग्राउंडनट के अलावा फिर अपनी है सीसेमम, ठीक है, रेपसीड एंड मस्टर्ड या मस्टर्ड एंड रेपसीड का है, सोयाबीन है, सनफ्लावर एंड सेफ्लावर है। अब जैसे ये सोयाबीन है, सोयाबीन में बहुत से बच्चे, अब तो कोई नहीं पूछते लेकिन पहले बहुत पूछते कि सोयाबीन में सर प्रोटीन कंटेंट जस्ट डबल है, प्रोटीन कंटेंट 40 से 42% पाया जाता है सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन के अंदर जो प्रोटीन है वो 40 से 42% तक पाया जाता है, और जो ऑयल है वो केवल 20% ही पाया जाता है, कई बार तो 18 से 20 रहता है। तो लोग कहते हैं कि सर प्रोटीन तो 40 से 42% है, जो कि डबल है ऑयल सीड के ऑयल कंटेंट के, तो फिर इसको पल्सेस की तरह यूज़ क्यों नहीं करते। अब भाई नहीं करते, लोगों को उसका टेस्ट ही पसंद नहीं है। इसमें से एक अजीब सी एंजाइम पाया जाता है इसके अंदर, बायोऑक्सीडेज एंजाइम, और बहुत सारे ऐसे टेनिन वाले कंपाउंड पाए जाते हैं जिसकी वजह से इसकी दाल खाने में ही ठीक नहीं लगती। दाल बनाने में कुछ नहीं, बना के देख लो आप, लेकिन आपको टेस्ट नहीं आएगा, वो आपको प्रॉब्लम और ज़्यादा कर जाएगी। तो बेसिकली इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, सोयाबीन को क्यों उगाया जाता है, भले ही इसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा है लेकिन दाल के तौर पर इसका यूज़ नहीं होता है, इसका यूज़ होता है तेल निकालने के पर्पज़ से, इसलिए ये ऑयल सीड की कैटेगरी में आता है। तो भले ही प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा मेन मुद्दा क्या है कि उसमें से इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हमारा क्या है, उसके हम उसको सोयाबीन को क्यों ग्रो कर रहे हैं हम लोग, उसे ग्रो कराया जा रहा है उसके तेल के लिए, इसलिए वो ऑयल सीड क्रॉप में आती है। सनफ्लावर हो गया, सेफ्लावर हो गया, और आगे लिख देते हैं ETC। ये होगी अपनी ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप के बाद फिर अपना आ जाओ, अच्छा ऑयल सीड में भी ये तो अपनी एडिबल वाली है, ये जो मैंने आपको बताई ये कौन सी है, एडिबल, खाने लायक। कुछ होती हैं आपकी नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप, नॉन एडिबल ऑयल सीड क्रॉप जो खाई नहीं जाती, जैसे कि कैस्टर। कैस्टर क्या आपकी ऑयल सीड क्रॉप है, लेकिन कैसी है, नॉन एडिबल वाली है, इसका तेल खाया नहीं जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना। फोर्थ है फिर अपनी फाइबर क्रॉप। ये वो क्रॉप है जिनको इसलिए उगाया जाता है क्योंकि इनसे हमको फाइबर मिल सके, जैसे कि कॉटन हो गया, जूट हो गया। कॉटन और जूट तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा और भी है, सन हेम्प है। ये दो मेजर है वैसे तो, कॉटन एंड जूट, और हमको भी ये कॉटन एंड जूट ही पढ़नी है। कुछ होती हैं अपनी फॉरेज क्रॉप, ऐसी फसलें जिनको चारे के पर्पज से, हमारे घर में जो भी मवेशी हैं, जो भी अपने कैटल्स हैं, बफेलोज हैं, जो भी एनिमल्स हम एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, उनके लिए जो चारा के लिए जो हम फसल उगाते हैं इनको कहते हैं फॉरेज क्रॉप। तो इसके अंदर अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट आती हैं आपकी बरसीम हो गया, लूसर्न हो गया। इसके अलावा आपकी मेज, मेज में फॉडर, ध्यान रखना, मेज वैसे तो सीरियल क्रॉप में ही आती है लेकिन मेज में कुछ वैरायटी फॉडर वाली भी होती हैं। इसके अलावा ओट भी है, इसके अलावा सॉरगम में भी है,
सॉरगम भी आपका फॉडर पर्पज से यूज़ होता है, ठीक है। ऐसे हो गया। ऐसी फॉरेज के अलावा अपन बात करें, एक होती है शुगर क्रॉप। शुगर क्रॉप जो बेसिकली शक्कर के लिए यूज़ की जाती हैं, शक्कर बनाने के पर्पज से, जैसे कि आपका शुगर केन हो गया। शुगर केन का यूज़, शुगर केन का कल्टीवेशन क्यों होता है? बेसिकली शक्कर के पर्पज से होता है। और आपका शुगर बीट हो गया, तो शुगर केन और शुगर बीट ये दोनों क्या हैं? आपकी शुगर क्रॉप है। ऐसे ही एक और देखो, एक होती है आपकी ट्यूबर क्रॉप, जो बेसिकली उसके ट्यूबर के लिए उगाई जाती हैं। ट्यूबर क्रॉप में जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी पोटैटो है, इसके अलावा आपका टेपियोका है, ये क्या है? आपकी ट्यूबर क्रॉप है। इसके अलावा और भी होती हैं, जैसे कि एक होती है आपकी स्टिमुलेट क्रॉप। ऐसी क्रॉप, इनके अंदर ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंस पाए जाते हैं जो आपके दिमाग को स्टिमुलेट कर देते हैं, आपकी बॉडी की एक्टिविटी को इम्प्रूव कर देते हैं, जैसे कि चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया। तो ये सब आपकी हॉर्टिकल्चर वाली है। फील्ड क्रॉप में, एग्रोनॉमी में तो इनको अपन को नहीं पढ़ना है, ठीक है। सॉरी, चाय कॉफ़ी इसमें कहाँ से आ गया यार, ये चाय कॉफ़ी का नहीं है, स्टिमुलेट क्रॉप में अलग है। स्टिमुलेट में आपका आता है अफीम, स्टिमुलेट में आता है आपका टोबैको, ये है भाई, माफ़ कर देना अफीम भैया, टोबैको भैया गलती हो गई, आपको हमने यहाँ लिखा नहीं। ये स्टिमुलेट क्रॉप है, ये आपकी बॉडी में जाते हैं ना, बहुत से लोगों को इससे एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। ये आपके बेसिकली ये स्टिमुलेट क्रॉप जो होते हैं वो आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक करती हैं। आपकी बॉडी में भले ही ताकत नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है, लेकिन आपका दिमाग चाहे ना तो आप बिना ताकत वाली, आपका बिल्कुल एकदम बिल्कुल सिंगल पसली होना, जिसका दिमाग के ऊपर कंट्रोल ना, तो वो सिंगल पसली वाला आदमी एक बॉडी बिल्डर को भी हरा सकता है। इतनी ताकत होती है दिमाग के अंदर। तो ये जो अफीम और ओपीएम और आपकी टोबैको है, ये स्टिमुलेट क्रॉप है, जो सीधे आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपका जो नर्वस सिस्टम होता है उस पर असर डालती हैं, और उससे आपकी बॉडीज़ की जो एक्टिविटी होती है वो बदल जाती हैं। तो ये हमने बात की किस बेसिस पर? उसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बेसिस पर। अब बात करें अपन क्लासिफिकेशन यहां पर उसके लाइफ स्पान के बेसिस पर। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पान, मतलब जो क्रॉप है उनका जीवन काल कितना है, उनकी लाइफ साइकिल कितनी है, उस बेसिस पर। तो 3 कैटेगरी है यहाँ पर। सबसे पहला तो है एनुअल क्रॉप। सबसे पहली कौन सी है? एनुअल क्रॉप, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये लाइफ स्पान को समझिए। मैंने यहाँ पर लिखा है लाइफ स्पान, या फिर आप इसी को कह सकते हैं लाइफ साइकिल। तो किसी की प्लांट की जो लाइफ साइकिल होती है वो क्या है, मतलब कब हम कहेंगे कि हाँ भाई इस प्लांट ने अपनी लाइफ जी ली है। ध्यान रखना, लाइफ साइकिल या लाइफ स्पान का मतलब होता है सीड टू सीड, ये कहलाती है उसकी लाइफ साइकिल। सीड टू सीड ही हमेशा लाइफ साइकिल कहलाती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। सीड टू सीड ही क्या होती है? लाइफ साइकिल होती है। जब तक, जैसे कि मान लीजिए हमने सीड की सोइंग कर दी, ये हमने क्या कर दिया? सीड की हमने यहाँ पर सोइंग कर दी, ठीक है। इस सीड से फिर प्लांट बन गया, ठीक है। इस प्लांट से फिर कुछ नए सीड बन के तैयार हो गए, अब जाकर के इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हुई है। सीड टू सीड जब तक नहीं बन जाएगा तब तक लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने यहाँ पर सोइंग कर दी, सोइंग करने के बाद जो प्लांट आ गया, उस प्लांट में से मान लीजिए, जैसे मान लीजिए हम ऑनियन की बात कर लेते हैं, चलो ठीक है। अब ऑनियन में मान लो हमने सोइंग किससे कर दी? सीड से कर दी। ऑनियन में सोइंग किससे कर दी? हमने सीड से कर दी। ये सीड से इसका प्लांट बन के तैयार हो गया, ठीक है। और ये इसकी सीड से क्या बन गया? बल्ब बन गया ऑनियन का। अब हमें ऑनियन में सीड तो नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? इसका बल्ब चाहिए। और यहाँ पर हमने इसको क्या कर लिया? बल्ब को हार्वेस्ट कर लिया, और फिर इसको हार्वेस्ट करके हम लोग खा गए, कंज्यूम कर लिया हमने, मार्केटिंग कर दी। तो क्या हमने इस ऑनियन की लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने दिया? क्या हम कह सकते हैं कि भाई ऑनियन की लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई? नहीं हुई। हमने ऑनियन को उसकी बीच लाइफ साइकिल से ही उसको हार्वेस्ट कर लिया है, अभी तो सीड बने ही नहीं है। अगर ये ऑनियन सीड बना देता तब कहते कि हाँ इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो चुकी है। इस बात को ध्यान रखना, जब तक सीड से सीड नहीं बनेगा तब तक उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं मानी जाती। अगर आप बीच में ही उसको हार्वेस्ट करके निकाल लेते हो तो फिर उसकी, जैसे शुगर केन है, शुगर केन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दें, शुगर केन है। शुगर केन में हालांकि हम लोग वेजिटेटिव पार्ट ही यूज़ करते हैं,
वेजिटेटिव पार्ट यूज़ किया और उसका जो वेजिटेटिव पार्ट है वही हम लोगों ने हार्वेस्ट कर लिया। शुगर केन में कभी सीड देखा है? सीड छोड़ो, कभी शुगर केन में फ्लावर भी देखा है? फ्लावर भी बहुत कम लोगों ने देखा हो, क्योंकि फ्लावर तक हम पहुंच ही नहीं पाते। फ्लावर जब शुगर केन में आता है उससे पहले तो शुगर केन को हार्वेस्ट करके और उसको छील छाल के हम लोग खा जाते हैं। गन्ने का जूस निकाल लिया या उसकी शक्कर बनाने के लिए भेज दिया, गुड़ बना लिया उसका। तो क्या शुगर केन की लाइफ कंप्लीट हुई? नहीं हुई, क्योंकि सीड से सीड बने ही नहीं दिया। तो अगर हमने सीड बोया है तो जब तक सीड नहीं बन जाता तब तक उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं मानी जाती। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लाइफ साइकिल से मतलब क्या है? सीड टू सीड। अब देखो, अब मैंने यहां पर कहा एनुअल क्रॉप। एनुअल क्रॉप का मतलब होता है ऐसी क्रॉप जिनकी लाइफ साइकिल मतलब सीड से सीड बनने में एक सीजन का समय लगता हो। क्रॉप कंप्लीट लाइफ साइकिल मतलब सीड टू सीड, सीड से सीड बनने में इन अ सिंगल सीजन, सिंगल ग्रोइंग सीजन, इन अ सिंगल ग्रोइंग सीजन। ठीक है, यहां पर ध्यान, जो सीजन जो होता है ना, इस सीजन को हम लोग एक सीजन भी कह सकते हैं, अभी सीजन ही बताएंगे। 3 तरह के होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। और इस सीजन को आप 1 ईयर से भी इक्विवेलेंट मान सकते हैं, लेकिन वैसे सीजन 1 ईयर के इक्विवेलेंट नहीं होता, क्योंकि एक ईयर में तो 3 सीजन पड़ जाते हैं। तो एक ग्रोइंग सीजन में, सिंगल ग्रोइंग सीजन में अगर कोई क्रॉप अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है, सीड टू सीड बना देती है, तो उसको कहते हैं हम लोग क्या? एनुअल क्रॉप। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ दी जो फील्ड क्रॉप है आपकी, मोस्ट ऑफ दी फील्ड क्रॉप आपकी किस में आती है? एनुअल क्रॉप में ही आती है। जैसे बीट, बार्ले, राइस, ये सब क्या है? ऑलमोस्ट आपकी एनुअल क्रॉप में ही है। दूसरी है आपकी बाइनियल क्रॉप। अब ये नाम से समझ में आ रहा है, बाइनियल मतलब जो क्रॉप अपनी लाइफ साइकिल मतलब सीड से सीड बनाने के लिए 2 सीजन का यूज करती है। मतलब इनकी जो लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट होती है, कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। यहां पर लाइफ साइकिल मतलब सीड से सीड, ध्यान रखना, सीड से सीड बनना चाहिए इन 2 सीजन, जिनको 2 सीजन लगते हो। अब यहां पर 2 सीजन लग रहे हैं ना, तो जो भाई पहला वाला सीजन होगा, जो फर्स्ट सीजन होगा, उस सीजन में प्लांट अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। उस सीजन में प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, ठीक है। और जो सेकंड सीजन होगा, उस सेकंड सीजन में प्लांट अपनी रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को पूरी करेगा, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ को पूरी करेगा, ठीक है। तो ऐसे जितने भी प्लांट हैं, ऐसी जितनी भी क्रॉप है जिनको अपनी लाइफ साइकिल यानी सीड से सीड बनाने के लिए 2 सीजन की जरूरत पड़ती है, 2 ग्रोइंग सीजन की जरूरत पड़ती है, उनको कहते हैं अपन बाइनियल। जिसमें एग्जांपल लिखिए आप सबसे बढ़िया, ऑनियन, ठीक है। ऑनियन के अलावा आपका आता है स्वीट क्लोवर, इसके अलावा आपका एक शुगर बीट भी इसमें लिखिए। शुगर बीट भी अपनी क्या है? बाइनियल क्रॉप है। शुगर बीट के केस में एक और बड़ा अच्छा चीज है कि भाई ये शुगर बीट है, यहां पर चाहो तो आप नोट करके लिख लीजिए। शुगर बीट के केस में अगर शुगर बीट को आप पहले ही सीजन में, जैसे शुगर बीट है भाई, अब शुगर बीट को आप उगा रहे हो, अगर मान लो पहले ही सीजन में शुगर बीट को कम टेम्परेचर मिल गया, लोअर टेम्परेचर मिल गया, तो वो शुगर बीट के अंदर जो फ्लावरिंग है, जो रिप्रोडक्टिव फेज है, वो पहले ही सीजन में आ जाएगा। मतलब फिर ठंडे मौसम में लोअर टेम्परेचर पर ये शुगर बीट आपका बाइनियल नहीं, एनुअल क्रॉप की तरह काम करेगा। तो एक नोट में लिख लीजिए इसको, इफ शुगर बीट, कैसे लिखें इसको, कि अगर शुगर बीट में शुगर बीट ग्रो इन फर्स्ट सीजन एट लो टेम्परेचर, then reproductive phase starts। तो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगी, उस केस में ये शुगर बीट जो है वो एनुअल क्रॉप की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बताया, बाकी का तो शुगर बीट आपको हमेशा बाइनियल ही बतानी है, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर थर्ड कौन सा है आपका? पेरिनियल, पेरिनियल क्रॉप। तो ये समझ गए होगे आपको भाई, जिन फसलों को अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में, सीड टू सीड बनाने में 2 सीजन से ज्यादा का समय लगता हो, कंप्लीट द लाइफ साइकिल इन मोर देन 2 सीजन, जिनको 2 सीजन से ज्यादा का समय लगता हो, उनको कहते हैं अपन पेरिनियल क्रॉप। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है आपकी शुगर केन।
शुगर केन इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द पेरिनियल क्रॉप। और है इसके अंदर जैसे कि अल्फा अल्फा, जिसको हम लोग लूसर्न भी कहते हैं, ये आपकी पेरिनियल क्रॉप हो गई। ये हमने बात की लाइफ साइकिल के बेसिस पर। अब बात करें यहाँ पर हम नेक्स्ट से शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन क्रॉप, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के आधार पर जो अपनी क्रॉप है उनका क्लासिफिकेशन। ये सिंपल है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के बेसिस पर। अब एक साल के अंदर टोटल 3 सीजन आते हैं और फिर वही 3 सीजन हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं खरीफ की। खरीफ क्रॉप को हम लोग मानसून क्रॉप भी कहा जाता है, ऑल्सो कॉल्ड मानसून क्रॉप। ठीक है, जो खरीफ क्रॉप होती हैं उनको हम लोग मानसून क्रॉप भी कहते हैं। तो ये खरीफ क्रॉप जो होती है इनकी सोइंग अगर की जाए तो कब की जाती है? खरीफ क्रॉप की सोइंग की जाती है ऑन दी ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन। बेसिकली जो रेनी सीजन है वो साउथ वेस्ट मानसून का होना चाहिए। ऑनसेट ऑफ रेनी सीजन, तो वो रेनी सीजन कौन सा? साउथ वेस्ट मानसून। जब साउथ वेस्ट मानसून की शुरुआत होती है तब, बेसिकली कब? जून टू जुलाई, यानी कि इनकी सोइंग की जाती है जून से लेकर के जुलाई के बीच में। और वहीं इसकी हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, क्या हार्वेस्टिंग कब की जाती है? तो वो बेसिकली की जाती है अक्टूबर के मौसम के टाइम पर। ठीक है, दूसरी जो क्रॉप है, मतलब दूसरी जो कैटेगरी है वो है रबी क्रॉप की। खरीफ के बाद कौन सा सीजन आता है? रबी आता है। तो रबी क्रॉप जो होती है ना, इनको हम लोग, अच्छा एग्जाम्पल तो लिखे ही नहीं यार अपन ने, पहले एग्जाम्पल तो लिख लें इनके, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल लिखे यहाँ पर, पैडी हो गया एक तो, ठीक है, मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, सोरगम हो गया, ग्राउंड नट हो गया, कॉटन हो गया। ये मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉप के नाम बताए हैं, इसके अलावा और भी है लेकिन ये तो आप याद रख ही लेना, ये खरीफ में आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? रबी क्रॉप। रबी क्रॉप को हम लोग विंटर क्रॉप भी कहते हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम में, अक्टूबर के बाद आपका बेसिकली नवंबर दिसंबर सब सर्दियों का मौसम भी आता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है ऑल्सो कॉल्ड विंटर क्रॉप। इसलिए इनको विंटर क्रॉप भी कहा जाता है। यहाँ पर अगर मैं इसकी सोइंग की बात करूँ तो इसकी सोइंग की जाती है नवंबर में, नवंबर से लेकर के दिसंबर तक। अर्ली सोइंग है तो नवंबर में। हालांकि कुछ क्रॉप तो ऐसी होती हैं, जैसे कि आपकी अगर मैं मस्टर्ड की बात करूं, चने की बात करूं, तो इनकी तो सोइंग अक्टूबर में ही कर देते हैं। लेकिन वैसे अगर हम बात करें कि एक रबी क्रॉप की, यूजुअली मोस्टली जो रबी क्रॉप है उनकी सोइंग कब की जाती है, तो नवंबर से लेकर के दिसंबर में पहुँचती है, तो वो लेट सोइंग कहलाती है। दिसंबर के बाद फिर सोइंग करना उतना ज़्यादा ठीक नहीं माना जाता। हार्वेस्टिंग की अगर बात की जाए, कब यहाँ पर हार्वेस्टिंग की जाती है, तो फेब टू मार्च। वैसे तो अगर आप नॉर्मल टाइम पर, अगर आप टाइमली सोइंग कर रहे हैं, नवंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में सोइंग कर रहे हैं, तो फरवरी तक हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। अगर लेट कर रहे हैं तो मार्च तक भी हार्वेस्टिंग चली जाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल एक तो वीट है, इसके अलावा आपका चिकपी है, फिर आपका मस्टर्ड है, सनफ्लावर है। हालांकि सनफ्लावर तो डे न्यूट्रल क्रॉप है, तो आप किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक चुनना पड़े तो सनफ्लावर लगाइए। इसके अलावा फिर सैफ फ्लावर है, ठीक है, मटर है। ये सब क्या है? आपकी रबी क्रॉप है। और थर्ड आ जाइए फिर अपना जायद क्रॉप। जायद क्रॉप जो होती है, अब जैसे अपना ये सीजन खत्म हुआ उसके बाद तुरंत स्टार्ट हो जाता है जायद क्रॉप। तो जायद क्रॉप को हम लोग, क्योंकि सर्दियों का मौसम खत्म हुआ, उसके बाद गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग समर क्रॉप, आल्सो कॉल्ड, इनको समर क्रॉप भी कहा जाता है, जायद क्रॉप को। ठीक है, यहाँ पर जो सोइंग होती है वो बेसिकली अपनी मार्च के महीने में ही की जाती है, मार्च अप्रैल तक, लेकिन वैसे मार्च ही है। और हार्वेस्टिंग जो है वो मई में कर देते हैं। ठीक है, बेसिकली तो
मई में, शुरुआती मई या मिड मई तक कर देनी चाहिए। उसके बाद फिर अपन को वहाँ पर डीप प्लोइंग करके छोड़ना चाहिए, क्योंकि गर्मियों के मौसम में जो मई और जून का महीना होता है, क्योंकि जून में स्टार्टिंग में अपना या लास्ट वीक तक तो मानसून आ जाता है, फिर वहाँ पर खरीफ सीजन स्टार्ट हो जाएगा, तो 1 महीने का गैप कम से कम देना है। तो ये सोइंग और आपका हार्वेस्टिंग। इसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिख लीजिए मूंग और उड़द, मूंग और उड़द ये सबसे अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीजन। अभी तो बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, इनको पार्ट में पढ़ेंगे, एक ही लेक्चर में पढ़ने की ऐसी कोई जल्दबाजी नहीं है अपन को। तो अभी आप इतना कवर कीजिए, नेक्स्ट फिर अगले पार्ट में। थैंक यू।